हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे और ये आपके 10 जनवरी 2023 को जो पेपर 2 हुआ था उसके प्रश्न होंगे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम से कम समय में। आने वाली परीक्षा सीटेट जनवरी 2024 के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो भावनाएं आपके संवेग के द्वारा जुड़ी होती हैं। संवेग के द्वारा आपकी भावनाओं का संबंध होता है। तो इसमें जो विकास है वह क्षेत्र होगा आपका संवेगात्मक विकास क्षेत्र। जो भी आपकी भावना है, जैसे खुशी हो गए, आपका दुख दुख बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी भावनाएं हैं आपके संवेगात्मक विकास से जुड़ी होती हैं। संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती हैं, वह होती हैं आपके मस्तिष्क से जुड़ी जो भी क्रियाएं वह आपके संवेगात्मक विकास से जुड़ी होंगी। आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा, शारीरिक विकास भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि या फिर विकास अलग अलग होगा, उनमें अंतर होगा। कोई कोई बच्चा 3 साल की आयु में बोलना सीखता है तो कोई 2 साल की आयु में भी बोलना सीख जाता है। किसी की जो लंबाई है वह कम बढ़ती है शुरुआती दिनों में, किसी की अधिक बढ़ जाती है। तो ये जो वृद्धि और विकास है इनमें अंतर हो सकता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें बताता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति समान होती है। तो एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, तो ये भी गलत होगा। हर एक बच्चे में इंडिविजुअल में क्या होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास की वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। भाषाई विकास एक समान होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। समाज में अपनी किन भूमिका या किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे समाज में रह करके समाजीकरण के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा सीखते हैं, व उत्संस्करण के द्वारा, अपनी प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को समाजीकरण व उत्संस्करण की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन पियाजे कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से हम लगभग 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से करेंगे बहुत ही जल्द। जिनकी तैयारी चल रही है, पीडीएफ बन गई है, तो उसके क्वेश्चन की जो वीडियो है 1 से 2 दिन में आपके पास आएगी। उनमें आप देखेंगे कि जो हाल ही में पूछे गए परीक्षा के प्रश्न हैं, चाहे जीन पियाजे से ले लो आप, चाहे कोहलबर्ग से, लेव वाइगोत्स्की से, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इनसे मिलते ही हैं। तो इस तरीके से आपको सारे विषय और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आपको सीखने में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौनों को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता खालिस्तान अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को खालिस्तान कहा जाता है। तो हम बार बार, अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देखा है सीडीपी के अंदर, तो हमने हर एक वीडियो में जब भी जीन पियाजे का क्वेश्चन आया उसमें बात की है कि जीन पियाजे ने आपके संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। 4 चरण बताए, जिसमें से पहला होता है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था या फिर इसी को बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष की आयु में इसके जो शुरुआत में होती है, इसकी जो पीरियड होता है, इसका काल इतना होता है 0 वर्ष से 2 वर्ष की आयु तक।
इसमें क्या होता है कि बच्चे वस्तु स्थायित्व का गुण सीखते हैं, वस्तु स्थायित्व का गुण सीखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण सीखते हैं। ये क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु को देखता है और फिर आप उस वस्तु को छुपा लेते हैं, तो वस्तु उस खिलौने को या फिर उस चीज को देखने का प्रयास करता है, ढूंढने का प्रयास करता है, वह उसको भूलता नहीं है। तो ये जो है ये 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। तो बालक में यह विशेषता है जो जो भूलने की मतलब किसी चीज को याद रखने की विशेषता है, वह बच्चों में संवेदी चालक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। और इसकी विशेषता होती है क्या, वस्तु स्थायित्व। इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे खालिस्तान को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की खालिस्तान को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे बात करते हैं बच्चे क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे समाज में रह करके और भाषा के द्वारा सीखते हैं, समाजीकरण से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं और भाषा के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि सजा और इनाम मतलब जो नकारात्मक पुनर्बलन है उसकी बात हम करते ही नहीं हैं। अब बात आती है क्रियाओं के बारे में किसने कहा और भाषा के बारे में किसने कहा। तो जीन पियाजे ने क्रियाओं को महत्व दिया है, और जबकि लेव वाइगोत्स्की ने किस पर महत्व दिया है, भाषा पर महत्व दिया है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाओं को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की भाषा को महत्व देते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। 3 चरण में पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, फिर होता है परंपरागत स्तर और फिर होता है उत्तर परंपरागत स्तर। जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो चरण होता है वह आपका परंपरागत स्तर में यह होता है। तो इसमें इसकी जो विशेषता होती है वह हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके पढ़ेंगे। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना नहीं, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। तो यही इसका आंसर होता है। बच्चा क्या करने की कोशिश करता है कि दूसरे उसकी तारीफ करें, दूसरे उसकी प्रशंसा करें। तो यह जो होता है यह आपका परंपरागत स्तर में आता है। तो यह इसका अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो चरण है उसकी विशेषता होती है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना और वह करने की कोशिश करना जो समाज को खुश करे। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियमों को रखने उनका कर्तव्य है, तो ये गलत हो जाएगा। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है किसका है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। मतलब इनका जो इनके सिद्धांत को बोलते हैं सोशियो कल्चरल सिद्धांत या थ्योरी। इन्होंने समाज की बात की है, संस्कृति की बात की है और साथ ही साथ इन्होंने बात की है भाषा की। तो ये 3 चीजें मिलेंगी हमें, तो वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। ऑप्शन 1 है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमता से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। तो एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा ZPD, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीप दूरस्थ सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे की कुछ क्षमताएं होती हैं जहां तक बच्चा खुद सीख सकता है अपने आप से, तो इस क्षेत्र को बोला गया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद उसको सीखने के लिए दूसरों की जरूरत या मदद पड़ेगी, तो
वह जो है उसके उसके फोल्डिंग की बात फिर कही गई है। तो यहाँ पे जो होगा, किस कथन को मान्यता देंगे? यह देखना कि वर्तमान में बच्चे की क्षमता से परे क्या है, मतलब ये जो क्षेत्र है यह तो बच्चों की क्षमता है, इसके बाहर जो भी चीज सिखाने वाली होती है तो उसके लिए हमें क्या करना कि मार्गदर्शन करना या बच्चों को समर्थन करना, लेकिन जो भी समर्थन के साथ सीख सकते हैं। तो इस पर जोर दिया है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे हम उनको पढ़ेंगे। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, अगर बच्चों को वर्तमान क्षमता तक सीमित करेंगे तो आगे की चीजें बच्चे नहीं सीख पाएंगे। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है? केवल इसी पर ध्यान देना। अकेले जो जितना उसका क्षेत्र होगा उतना तो सीख लेगा, उसके आगे उसका विकास नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन अवधारणाओं को खिलौनों का लक्ष्य रखना जो बच्चे समीप विकास के क्षेत्र से परे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? अनुवांशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा पर आधारित। तो अभी हमने बात की है कि लेव वाइगोत्स्की ने संस्कृति की बात, सोशलाइजेशन की बात की है, कल्चर की बात की है और लैंग्वेज की बात की है। ये तीन चीजें याद रखना है आपको लेव वाइगोत्स्की के लिए। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए सामाजिक जो कारक है उन पर बात की है और भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करेगी, तो वर्गीकृत नहीं करते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके उनको शिक्षित करते हैं, उनके ज्ञान का निर्माण कराया जाता है। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करेंगे, भय का उपयोग भी नहीं करेंगे हम। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का उपयोग भी यहाँ पे नहीं करेंगे। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत नहीं मानेगी, क्योंकि जो शिक्षिका है वह केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगी, केवल उनको निर्देशित करने की भूमिका में रहेगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में हर एक व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रख करके उनको एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बुद्धि का। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो बिल्कुल सही हो सकता है ये। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है, तो ऐसा नहीं है, जन्म के समय निर्धारित बुद्धि का नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, ये जो है इनके पास होती है स्थानिक बुद्धि, जिसको फिर हमने भाषाई बुद्धि की बात की थी, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनके पास होती है भाषाई बुद्धि। इस तरीके से हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धि हो सकती है। बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूलन होने की एक समान क्षमता है, तो एक समान सामान्य क्षमता है नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थी की सोच में बाधा डालता है और विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता को बढ़ाता है। तो निजी संवाद मतलब अपने आप में बातें करना, वह विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे एक टॉपिक में। इस तरीके से यदि आप 150 प्रश्न की बात करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ होता नहीं है इनमें, थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, बाकी आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कथन दिया है आपको, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणित व भाषाई कौशल होते हैं। अलग अलग जेंडर जैसे लड़का है या लड़की है, चाहे इनके जेंडर कुछ भी हो, दोनों ही गणित में अच्छा कर सकते हैं, भाषा में अच्छा कर सकते हैं, या फिर कोई और भी चीज में एक सा उनके पास मानसिक बुद्धि होती है। तो यह उनके जेंडर से परे होता है। तो इस तरीके से ये जो कथन बिल्कुल सही है। जेंडर एक सामाजिक रचना है, ये भी सही है। जेंडर है जो वह एक सामाजिक रचना है। तो आपका कथन भी सही है और उसका जो तर्क दिया है वह भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। कक्षा में कौन कौन सी पृष्ठभूमि के बच्चों को हम शामिल कर सकते हैं। तो अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बच्चा आपके पास गरीब आएगा, कोई बच्चा अमीर आएगा, कोई आपका निम्न श्रेणी का आएगा, तो उनको सभी को हम अपनी क्लास में बिठाएंगे। क्षेत्रीय, कोई गांव से आएगा, कोई शहर से आएगा, सभी को हम एक साथ बिठा करके पढ़ाने की बात करते हैं समावेशन के अंदर। अलग अलग भाषाई, तो इनको भी हम शामिल कर सकते हैं। और सामाजिक, सांस्कृतिक, उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके हम अपनी कक्षा में शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हम चारों जो दिए गए विकल्प हैं, स्टेटमेंट हैं, आर्थिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, सभी को अपनी क्लास में शामिल करेंगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। मूल्यांकन को, असेसमेंट को कौन इंगित करता है, चिन्हित करता है। मूल्यांकन को विद्यार्थी के डर व तनाव पैदा करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप नेगेटिव इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। तो ये सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रयास स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, हमें ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि उन बच्चों को सीखने में क्या परेशानी हो रही है, उस चीज को बताने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या करना क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि क्या जानती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे करते हैं। तो केवल ज्ञान के लिए नहीं, केवल बोध के लिए नहीं और अभिसारी चिंतन के लिए नहीं। यहाँ पे अपसारी चिंतन सही आंसर होगा, या फिर समस्या समाधान यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम ध्यान देते हैं, यहाँ से बच्चे का संपूर्ण विकास होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता। लचीलापन समूहन, तो इससे बढ़ावा मिलेगा। उचित समावेशन, इससे भी बढ़ावा मिलेगा। विभेदित निर्देश, इससे भी बढ़ावा मिलेगा। नामीकरण व पृथक्करण, तो इसकी बात नहीं करते हैं हम। लेबलिंग की बात हम नहीं करेंगे समावेशन के अंदर। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो समावेशन को बढ़ावा नहीं देगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरण क्या योगदान करते हैं बच्चों को सीखने के अंदर। तो शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को
का हवाला देना चाहिए, तो केवल पाठ्य पुस्तकों का हवाला नहीं दे सकते, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों की निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले शिक्षार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक को केवल अपने अनुभव से उदाहरण देने ध्यान देना केंद्रित करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन और तर्क का क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यार्थी जने ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार है, या जिसको ADHD बोला जाता है, ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चे जिनको ध्यान को एकत्रित करने में, एक चीज पर केंद्रित करने में कठिनाई होती है, उनके लिए दृश्यक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है और बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, तो ये जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। इसका पीछे जो तर्क है, विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनको ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, तो आपका जो तर्क है वह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ऑप्शन 1 A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। जिन्हें कम दिखाई देता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी को समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो इनको हम एक तो श्रवण जो सामग्री है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम जो ब्रेल लिपि है इसका भी यूज कर सकते हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताब प्रयोग करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। स्पर्शक सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए, तो ये ब्रेल लिपि के अंतर्गत आएगा, यही सही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। रचनात्मकता में क्या होता है, सबसे जो बड़ी विशेषता है उसकी डाइवर्टिव थिंकिंग, अपसारी सोच उसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी, सबसे विशिष्ट विशेषता होगी, तो अनुरूपता गलत हो जाएगा। आपकी जो अभिसारी सोच है ये भी गलत हो जाएगी, और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा अपसारी सोच, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। सक्रिय जुड़ाव में क्या करते हैं बच्चे, एक तो ध्यान लगा करके सुनते हैं और ध्यान लगा करके साथ ही साथ अपनी क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, और जिस चीज में डाउट होता है तो वहां पे शिक्षक से या फिर जो भी मार्गदर्शक है उससे प्रश्न पूछते हैं और जांच करते हैं, तो यहाँ पे वेदन व अभ्यास गलत हो जाएगा, रटना स्मरण गलत हो जाएगा, और निष्क्रिय सुनना ये भी गलत हो जाएगा। सक्रिय जुड़ाव का मतलब होगा पूछताछ व जांच करना, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो ज्ञान का निर्माण में पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, तो ये तो शामिल होता है, स्टेटमेंट 1 सही है। अन्वेषण व खोज ये भी ज्ञान के निर्माण में सहायक होती हैं, और सामाजिक अंतःक्रियाएं भी ज्ञान के निर्माण में सहायक होती हैं, तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कथन और तर्क का फिर से आपके सामने क्वेश्चन है। शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इससे जो बच्चे हैं लेखन क्षमता बढ़ेगी, उनको किसी चीज को सोचने की जो है वह क्षमता बढ़ेगी। इसमें बच्चे क्या होंगे, सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे, तो यह जो कथन दिया है आपका सही होगा। इसका तर्क है विद्यार्थी को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी सही है।
जो विद्यार्थी अपने संवेगों की पहचान कर सकते हैं और संवेगों को व्यक्त करने के लिए स्वनियमित करने का बढ़ावा भी उनके अंदर बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो तर्क है वह भी करेक्ट होगा, इसीलिए ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित होती है। यह समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं। विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिसमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो ये तो गलत दिख ही रहा है आपको। तो इसमें क्या करते हैं, साधन लक्ष्य में क्या होता है कि यदि हमें इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ करके जाना है तो हम क्या करेंगे, अपने लिए एक एक सीढ़ी को लक्ष्य बना करके चलेंगे। हमारा पहला लक्ष्य होगा कि इस सीढ़ी को चढ़ना, जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो इस सीढ़ी पर आएंगे, फिर यहाँ से अगली सीढ़ी की बात करेंगे। तो यह कहलाते हैं कि अपना कोई भी लक्ष्य है उसको छोटे छोटे समूहों में बांट लेना, एक एक लक्ष्य को पार करते जाना, यही कहलाता है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसमें हम क्या करेंगे, समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित करेंगे और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन से अभिलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थी पर लागू होते हैं? तो दो प्रकार के अभिलक्षण होते हैं, एक महारत उन्मुखी लक्ष्य होता है, एक होता है प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। महारत उन्मुखी लक्ष्य वास्तव में किसी चीज को सीखने में बल देता है। जैसे कि किसी चीज को आप सीख रहे हैं तो उसमें महारत हासिल करना, उसको प्रॉपर तरीके से सीख लेना। और प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य केवल आपके रिजल्ट पर, केवल प्रदर्शन पर बल देता है। अभी के लिए आप उस चीज को अच्छा कर दो, बाद में आप उस चीज को भूल भी जाओ तो कोई उस पर कोई नहीं है, या फिर आप अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए दूसरों की नकल कर रहे हैं तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमसे पूछा है महारत उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों पर लागू कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? तो यह कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, इनका मानना है कि क्षमता स्थिर व स्थायी होती है, तो ये गलत होगा। यह मानते हैं कि बुरी किस्मत असफलता का कारण है, तो ये भी गलत होगा। यह संरचनाओं को समझने व सीखने के लिए प्रेरित करती है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो अभिलक्षण महारत उन्मुखी लक्ष्य हैं वह क्या करते हैं, समझने और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थी को इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? रोशनी कौन से कौशल को बढ़ावा दे रही है? स्मरण को बढ़ावा दे रही है, गलत हो जाएगा। अनुकरण यहाँ पे होगा नहीं, और रटने को बढ़ावा वह यहाँ पे नहीं दे रही, वह दे रही है अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कथन और तर्क का ये आपके पास चौथा क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं बता रहा हूं, पूरे पेपर में आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे, तो यह सही होगा कि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखते हैं। तो उनके लिए यदि आप मौके मुहैया कराएंगे तो वह क्या होगा, बच्चे अपने सहयोगियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखेंगे। तो यह जो तर्क है आपका बिल्कुल सही है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो वाइगोत्स्की ने ही कहा है कि सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। तो कथन और तर्क दोनों सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका को सीखने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए, सजा व उन्हें कम करना चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें
कम कर देना चाहिए और बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचनी चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं करेंगे, सजा नहीं करेंगे और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे आगे सीख पाएंगे नहीं। तो हमें उनके जो संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा हुआ है उनको अपनी रणनीतियों के द्वारा सोच उनकी बदलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट होना, अपने आप से किसी चीज को करने के लिए तत्पर रहना। तो सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि दूसरों पर हावी हो सके, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा। रीना अपने प्रोजेक्ट पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा को ये जो है वह जो उदाहरण नहीं होगा। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्तक कार्य पर काम करती है, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा। उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है, यहाँ पे उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है, जिस चीज में रुचि है और वह कार्य करते हैं तो यह कहलाता है आपका आंतरिक प्रेरणा। सेल्फ मोटिवेशन भी इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशलों को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करते हैं। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मनोगतिशील दृष्टिकोण या मनोयौनिक दृष्टिकोण। तो उनका जो क्या बोल सकते हैं शिक्षा शास्त्र है वह सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है और क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग, चाहे आपका पियाजे हो, आपका लेव वाइगोत्स्की हो, चाहे आपका कोहलबर्ग हो, इन सभी के क्वेश्चन अलग अलग लेकर के मैं आने वाला हूं, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी मेरे चैनल पर। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सभी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। ईबीएस की वीडियोस भी आपको मिल रही हैं, जिसमें आप सभी ने प्यार जो दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईबीएस में हमने एनसीईआरटी बेस्ड जो भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात की है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।